सफलता कोई मंजिल नहीं है। सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है और आपको यात्रा तो करते ही रहने पड़ेगा। ज़िंदगी इसी को कहते हैं। ज़िंदगी का लेकर सुकून हम आगे बढ़ चलें। आज ही है जो सब कुछ करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत-बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल में। आप इस चैनल में प्रश्नों को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका सीख रहे हैं। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं होता है, बल्कि एक जर्नी होती है। प्राप्त करना। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द विंटर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। तो कौन कौन से जो विंटर क्रॉप्स है जो हमारे मतलब रबी फसल, जिसमें पीज है, मस्टर है, यू नो अबाउट दैट, बीट है। तो 1, 2 और 4 तो डेफिनेटली है। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए सभी के सभी आप लगा दीजिए। 1, 2, 3, 4 बार्ली भी है। द क्रॉप्स दैट आर सोन इन द विंटर सीजन दैट आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, जिसको लोग विंटर क्रॉप भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है। रबी मीन्स व्हेन द क्रॉप इज हार्वेस्टेड। रबी का सीधा मतलब होता है व्हेन द क्रॉप इज हार्वेस्टेड। द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द विंटर सीजन फ्रॉम नवंबर से अप्रैल, उसको रबी क्रॉप्स कहा गया। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रबी, जैसे कि गेहूं, बार्ली, चना, दाल, ठीक है, पीज, मटर, मस्टर्ड, ये सब वही है। कंसिडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। Vertical farming is the practice of producing food in vertically stacked layers in structure like skyscrapers and warehouse. Vertical farming is possible only in the region that have fertile soil, not at all. Zero tillage helps in the carbon sequestration and requires minimum labor compared to the traditional farming method. तो बिल्कुल 2 को काटिए और आगे बढ़िए गाड़ी। 1 और 3 सही है। Zero tillage is the process where the crop seed will be sown through the drillers. जीरो टीलेज में आप ड्रिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, विदाउट प्रायर लैंड प्रिपरेशन। आपको लैंड का प्रिपरेशन करने का, डिस्टर्बिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। बस ड्रिलर लाइए, डायरेक्ट सीडिंग को प्रवेश करा दीजिए जमीन के अंदर। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है प्रीवियस क्रॉप स्टेबल हटाने का। ठीक है, जो जैसा है रहने दीजिए। बस जमीन में ड्रिलिंग के माध्यम से सीड्स का इंट्रोड्यूस करा दीजिए। जीरो टीलेज नॉट ओनली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द कल्टीवेशन, ना ही केवल आपके फसल उत्पादन में जो खर्चा होता है उसको घटाता है, बट इट ऑल्सो रिड्यूसेस द सॉइल इरोजन। आपकी मिट्टी की जो अपरदन हो उसको भी कम करता है, क्रॉप ड्यूरेशन को कम करता है, इरीगेशन फैसिलिटीज़ जो आपको रिक्वायरमेंट होता है वो घटा देता है, जंगली जो घास फूट बाढ़ वो सब जो होता है वो भी घट जाता है इससे। जीरो टीलेज इज ऑल्सो कॉल्ड नो टीलेज, नील टीलेज। अडॉप्टिंग नो टीलेज इन एग्रो इकोसिस्टम has been widely recommended by as a means of enhancing carbon sequestration। तो जीरो टिलेज को इसलिए मतलब आप कह सकते हैं कि अडॉप्ट किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है, रिकमेंडेड किया जा रहा है, ताकि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को अधिक से अधिक सॉइल में बरकरार रखा जा सके। क्योंकि अगर आपने मिट्टी को बार बार उड़ेला उठा पटक किया तो कार्बन जो है उससे निकल जाता है। वर्टिलिंग, अब बात करते हैं वर्टिकल फार्मिंग की। वर्टिकल फार्मिंग इज अ प्रैक्टिस ग्रोइंग प्रोड्यूस इन वर्टिकली स्टेक लेयर, लेयर दर लेयर, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक होता ना। जैसे हम लोग हॉस्टल में जब आप रहिएगा ना, या फिर बोर्डिंग स्कूल में, तो आपको देखिएगा बच्चों का जो सीट होता है सोने का, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक बिस्तर लगा होता है। ठीक है, सीढ़ी से आप चढ़ जाइए ऊपर, उसी कल है, उसी तरह से वो वर्टिकल फार्मिंग है। वो वर्टिकल स्लोपिंग है, तो ये वर्टिकल। तो द प्रैक्टिस कैन यूज, सो इसमें सोइल इस्तेमाल हो भी सकता है, नहीं भी। हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक ग्रोइंग मेथड्स। वर्टिकल फार्म अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस फूड इन चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, जैसे कि जहाँ एरेबल लैंड नहीं है वहाँ भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग wheat cultivation in India. Wheat can be grown in the tropical and subtropical zones, and it cannot be tolerate severe cold or snow. Soil with a lake loam or loam texture and moderate water holding capacity are ideal for wheat cultivation. Punjab is the largest wheat producing state in India. Absolutely incorrect. चलिए, 2 सही है केवल,
क्योंकि वीट जो है ना वो सीरियल क्रॉप है, इट्स अ मेन सीरियल क्रॉप, तो इसकी बात होना जरूरी है। वीट क्रॉप हैज़ वाइडली अडेप्टेबिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी स्वीकार्यता होती है। इट कैन बी ग्रोन नॉट ओनली इन द ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, बट ऑल्सो इन द टेम्परेट जोन। ठीक है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का बपोती नहीं है, बल्कि ये टेम्परेट जोन में भी उगाया जा सकता है। यहाँ तक कि कोल्ड ट्रैक्ट्स एंड फार नॉर्थ में भी उगाया जा सकता है। बियॉन्ड द 60 डिग्री नॉर्थ अल्टीट्यूड में भी उगाया जा सकता है। Wheat can tolerate severe cold and snow and resume growth. Wheat can tolerate severe cold, कठिन से कठिन ठंडों को महसूस कर सकता है, snow and resume growth with the setting of the warm weather in spring. फिर से प्राप्त कर लेता है, जैसे ही उसको मौका मिलता है, जैसे ही उसको गर्मी मिलती है, फिर से रिज्यूम हो जाता है। इट कैन बी कल्टिवेटेड फ्रॉम सी लेवल टू एज हाई एज 3300 मीटर ऊपर भी, सी लेवल समुद्र तल से लेकर 3300 मीटर ऊपर तक आप इसको उगा सकते हैं। एवरेस्ट में भी उगा सकते हैं क्या, उतना मत कल्पना कीजिए। द बेस्ट वीट्स आर प्रोड्यूस इन एरियाज favored with cool moist weather during the major portion of the growing period, followed by dry warm weather to enable the grain to ripen properly. Wheat is grown in a variety of soil of India's. भारत के अलग अलग जो सॉइल्स है उसमें उगाया जाता है। सॉइल विद क्ले, लोम या लोमी और लोम टेक्सचर, गुड टेक्सचर, moderate water holding capacity are ideal for wheat cultivation. UP is the largest wheat producing state of India. Which of the following mineral deposit or rocks are present in India? तो ओस्मियम, इरिडियम, पैलेडियम, रथनियम और सैनाइट, नेफालिन सैनाइट, सब हो जाएगा यार इसमें। High concentration of iridium in the geological section of Anjar, Kutch district, provides evidence of a massive meteoroid impact that cause of extinction of dinosaur about 65 million years ago. A national geological monument exhibit a unique rock called Nepheline Syenite in Ajmer district of Rajasthan. भौला नौसी हाई जो कि भुवनेश्वर में है, इसमें प्लेटिनम है। PGE comprise 6 grays to silver white metals including platinum, palladium, iridium, rhodium, osmium and ruthenium. Consider the following pairs. राउरकेला स्टील प्लांट, ये तो पता ही होगा आपको कहाँ पर है, छत्तीसगढ़, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। कोबरा, नॉट कोबरा, ऐसे कोरबा, कोरबा जो है वो महाराष्ट्र में है। तो केवल और केवल सी सही है, 2 और 3। तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है, और राउरकेला जो है वो उड़ीसा में है। राउरकेला स्टील प्लांट दैट इज इन उड़ीसा इज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, राउरकेला जो है भारत का पहला पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट है जो कि सेटअप किया गया था वेस्टर्न जर्मन के सहयोग से, विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1 मिलियन टन, और आज भी ऑपरेट कर रहा है बाय द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। दुर्गापुर स्टील प्लांट, इट इज वन ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दुर्गापुर में है, ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ बंगाल में है। इट वॉज सेटअप विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड किंगडम। बाल्को का स्थापना जो है, बाल्को हैज इट ऑपरेशन एट कोरबा इन द छत्तीसगढ़ विद द हेल्प with the smelter capacity 570 KTPA with capabilities to produce ingot, alloy, ingot, wire rod, bus bars and roll product. Consider the following statement regarding footloose industries. Footloose industry can be located in a wide variety of places, the largely dependent on the component parts which can
be obtained anywhere. Oh yeah, really. These industry are generally non-polluting industries. जनरली आप नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री बोल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन सही है। एक सही है, दो सही है, तीन भी सही है। फूड लॉज इंडस्ट्री कैन बी लोकेटेड इन वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस। बहुत जगह जगह में इसका स्थापना आप किया जा सकता है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ए स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, wet losing. Otherwise, they largely depend on component parts which can be obtained anywhere. They produce in a small quantity and also employ a small labor force. These are generally not polluting industry. The important factor in their location is the accessibility of the road network. Diamond, computer chips, mobile manufacture are some of the examples of the footload industries. Footloose. नॉन फुटलूज इंडस्ट्रीज जनरली रिक्वायर रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। जो नॉन फुटलूज है ना, वो उसको रॉ मटेरियल की जरूरत होती है विद इन लिमिट टू द मार्केट प्रोडक्ट। शुगर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री, ये सब क्या है, नॉन फुटलूज इंडस्ट्री है। शुगर हो, जूट हो, टी हो, इसको एकदम वहीं पर चाहिए सब कुछ, कच्चे माल की मात्रा पे डिपेंडेंट करता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। Most of the metallic minerals in India occur in the peninsular plate region in the old crystalline rock. जो मिनरल मेटालिक मिनरल्स है, जो मेटालिक मिनरल्स है इंडिया में, वो खास करके पेनिनसुलर प्लेट रीजन में ही अधिकांश है, जो कि ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स है। क्रिस्टलाइन रॉक्स है ये सब। मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल्स रिसोर्सेस अकर टू द वेस्ट ऑफ द लाइन लिंकिंग मंगलुरु और कानपुर। 95% जो कोल रिजर्व है वो दामोदर वैली, महानदी और गोदावरी में है। ये तो बहुत सही बात है। गोंडवाना में है भैया, दामोदर, सोन, महानदी। चलिए, बी इज द राइट आंसर। एक और तीन, दो गलत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेटालिक मिनरल्स इन इंडिया अकर इन द पेनिनसुलर प्लेट रीजन इन द ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक। पेनिनसुलर प्लेट जो है, प्रायद्वीप जो पठार है, उसका जो अधिकांश जो हिस्सा है ना, वो मिनरल्स का खजाना है, और ये क्रिस्टलाइन रॉक में दबा हुआ है। 97% कोल रिजर्व जो है ना, वो दामोदर वैली से मिलता है। सोन, महानदी, गोदावरी। पेट्रोलियम रिजर्व आर लोकेटेड इन द सेडिमेंट्री बेसिन ऑफ असम, गुजरात और मुंबई हाई। ये पेट्रोलियम जो रिजर्व होता है ना, वो सेडिमेंट्री बेसिन किसका किसका, असम का, गुजरात का, मुंबई हाई का। ऑफशोर रीजन इन अरेबियन सी। न्यू रिजर्व हैव बीन आल्सो लोकेटेड इन कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी बेसिन में भी खोजा जा रहा है कुछ। मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल रिसोर्सेस अकर द ईस्ट ऑफ द लाइन लिंकिंग मंगलुरु और कानपुर के बीच में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ड्रॉबैक्स ऑफ द कोल फाउंड इन इंडिया। क्या क्या दोष है हमारे कोयला में? एक तो बहुत ज़्यादा एस कंटेंट, लो कैलोरीफिक वैल्यू। मेजॉरिटी ऑफ द रिजर्व्स आर लिग्नाइट टाइप। एक और दो सही है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कोल फाउंड है ना, वो बिटुमिनस टाइप का है। लिग्नाइट होता तो हम लोग धरती अमीर हो जाता। स्मॉल अमाउंट ऑफ लिग्नाइट फाउंड इन नेवेली रीजन इन तमिलनाडु। थोड़ी मोड़ी मात्रा नेवेली में मिलती है तमिलनाडु में लिग्नाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज बिलोंग टू द क्वाटनरी एक्टिविटीज। क्वाटनरी यू नो अबाउट दैट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तो सुना ही होगा अपना, लेकिन क्वाटनरी जो है ना, वो विशेष एरिया का होता है। स्पेशलाइज एजेंसी, स्पेशलाइज फोकस, स्पेशलाइज नॉलेज, रिसर्च, डेवलपमेंट, production and dissemination information, medical tourism. No, medical tourism is not a part of this. Quaternary activities involve some of the following: the collection, production, dissemination information, यहाँ से वहाँ आदान प्रदान करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, उस पर रिसर्च करना, प्रोडक्शन करना, मतलब मीडिया जगत से जुड़ी हुई काम समझ लीजिए। क्वाटनरी एक्टिविटीज सेंटर अराउंड रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मे बी सीन एज एडवांस फॉर्म ऑफ द सर्विसेज, advanced form of services involving specialized knowledge, technical skill. Medical tourism is a part of tertiary sector. One can infer which of the following information from the population pyramid. Population pyramid से आपको क्या समझने को मौका मिलता है? Distribution of various age groups in population, of course. Reproductive capabilities and likelihood
टू लाइकलीहुड ऑफ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज। आपको ये समझ में आता है कि प्रजनन दर क्या होगा, प्रजनन कितना होगा, कितना संभावना है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकाला जा सकता है इससे। जेंडर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन एज ग्रुप्स। जेंडर कॉम्पोजिशन की जानकारी इससे नहीं मिलती है, ठीक है। 1 2 4 यहाँ तो 1 2 4 दे दिया हुआ है, जेंडर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं पता चलता है, सिर्फ और सिर्फ जेंडर कॉम्पोजिशन पता चलता है। लो हाउ कैन यू सॉल्व दैट? ए पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो एज जेंडर पिरामिड। ये एज जेंडर पिरामिड है। पॉपुलेशन पिरामिड को हम लोग एज और जेंडर पिरामिड, देखो एज वर्सेस जेंडर लिखा हुआ ना, पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड को एज जेंडर पिरामिड करते हैं। इज ए ग्राफिकल इलस्ट्रेशन जो दिखाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स इन पॉपुलेशन टिपिकली दैट ऑफ अ कंट्री और रीजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो पॉपुलेशन होता है, अलग अलग ग्रुप्स के, अलग अलग एज के, उसको कैसे शो किया जाएगा। विच फॉर्म द शेप ऑफ द पिरामिड, तो ये पिरामिड को दिखाता है। टू डिटरमाइन द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। इट ऑल्सो यूज to ecology to determine the overall age distribution of a population, an indication of the reproductive capabilities and likelihood of the continuation of the species। ये देख लीजिए, यही है एज पिरामिड। महिला पुरुष का संख्या भी पता चल जाएगा आपको इससे। Consider the following statement: the fertility rate refers to the number of the live births per 1000 women in the childhood bearing age group। 1000 बच्चे में नहीं होता है शायद, यूजली 15 to 49 ईयर्स। फर्टिलिटी रेट का मतलब नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वुमेन इन द चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप, यूजली टेकन 15 to 49 ईयर्स। रीपिंग इट्स नॉट रैपिंग, इट्स रीपिंग डेमोग्राफी डिविडेंड ड्यू टू द हायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्किंग एज सिटीजन इज यूजली द लास्ट स्टेज इन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑफ एनी सोसाइटी। बी गलत है। फर्टिलिटी रेट्स refers to the number of live births per 1000 women in childbearing age group। जिसकी उम्र जो है 15 से 49 वर्ष के बीच में, जितने नंबर ऑफ बच्चे वो पैदा कर रही है 1000 प्रति 1000 महिलाओं में, ठीक है। द लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप। इन द फोर्थ स्टेज द लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट लीड टू द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हो गया। इन दिस स्टेज बिकॉज ऑफ द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पीपल ऑफ बिकम्स वेरी हाई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया है। द फर्स्ट स्टेज जो है हाई फर्टिलिटी हाई मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ द पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपेंसेट फॉर द डेथ्स। जितने अधिक पैदा करोगे, क्योंकि कुछ बच्चे तो मर जाते थे, अधिकांश तो मर ही जाते थे पहली अवस्था में, इपेडेमिक्स के कारण, अच्छा खाना नहीं मिलता था उसके कारण। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ ना, बर्थ रेट तो उतना ही रहा, लेकिन जो डेथ रेट है धीरे धीरे घटा, क्योंकि थोड़ा मोड़ा इसका पॉपुलेशन और बढ़ गया इससे। थर्ड स्टेज में क्या हुआ ना, वो बर्थ रेट घट गया और डेथ रेट भी घट गया, इससे क्या पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना वो लगभग लो हो गया। द टर्म डेमोग्राफी ट्रैप इज यूज बाय द डेमोग्राफर टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ, जो डेमोग्राफिक ट्रैप होता है, जो जनसंख्या लाभांश होना चाहिए था, वो एक तरह से जंजाल बन जाता है। किस, जब इंक्रीजिंग मोर्टेलिटी, हाई फर्टिलिटी, डिक्लाइनिंग मोर्टेलिटी, तो इसमें फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना तो, और मोर्टेलिटी बहुत कम हो बढ़ जाएगा तब। नहीं, डिक्लाइनिंग मोर्टेलिटी हाई फर्टिलिटी, तो 2 और 3 सही है। द टर्म डेमोग्राफिक ट्रैप जो इस्तेमाल किया जाता है वो कम्बिनेशन होता है किस चीज़ का, हाई फर्टिलिटी, बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा होगा और मरने वाले लोगों की संख्या घट जाएगी। इससे क्या हो, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इसको हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बोलते हैं। सब रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी इन डेमोग्राफिक, सब रिप्लेसमेंट जो होता है ना, जहाँ पर एनी फर्टिलिटी रेट बिलो द रिप्लेसमेंट रेट, फर्टिलिटी रेट जो होता है ना वो रिप्लेसमेंट रेट के लगभग नीचे ही होता है। दैट वुड कॉज द पॉपुलेशन ऑफ ए सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपुल डिक्रीज द ओवर टाइम। इफ ए मैन और वुमेन हैव इक्वल पॉपुलेशन फॉर ऑल मेजर ग्रुप्स, उसको कहते हैं हम लोग इन ए कंट्री द पॉपुलेशन पिरामिड विल टेंड टू शो, जिसमें कि महिला और पुरुष बराबर संख्या में हो,
और ऑल मेजर एज ग्रुप, सभी में, तो उसको कहते हैं वर्टिकल सिमेट्री। इट्स कॉल्ड वर्टिकल सिमेट्री। देखिए बेस ऑफ द पिरामिड रिप्रेजेंट जो है ना वो बच्चों की संख्या को दिखाता है। बेस किसी भी पिरामिड का बेस वो जनसंख्या में बच्चे कितने हैं, जितना ज़्यादा बच्चा होगा बेस उतना ज़्यादा दिखाएगा। इफ़ इट इज़ थिक और वाइड जो है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको दिखाएगा कि जो सिग्निफिकेंट नंबर जो बच्चा है, सिग्निफिकेंट जो है ना पार्ट ऑफ बच्चे का है, मतलब अभी नए नए बच्चे पैदा हुए हैं। अगर इसका बेस नैरो है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये बी या डी डील विद द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड एजेड, तो बच्चा जो है ना धीरे धीरे घटता जाएगा। एंड देयर ऑफ वर्टिकल सिमेट्री रिफ्लेक्ट्स, वर्टिकल सिमेट्री अगर दिखे सब में बराबर बराबर तो मतलब समझ लीजिए कि हर एज ग्रुप में बराबर बराबर मेल और फीमेल्स है। माल्थेसियन ट्रैप एक सिचुएशन है। माल्थेसियन वो उनका कहना था कि व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ, पॉपुलर ग्रोथ एंड जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज ग्रेटर देन द इकोनॉमिक ग्रोथ। माल्थुसियन कैटास्ट्रोफ ऑल्सो नोन एज माल्थुसियन ट्रैप, तो माल्थुसियन का कैटास्ट्रॉफी कहता है क्या है, माल्थुसियन ट्रैप कहते हैं, पॉपुलेशन ट्रैप कहते हैं इसको। अकर्स व्हेन द पॉपुलेशन ग्रोथ, जब जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ से, क्योंकि आपके पास खाने के सामान नहीं हैं और जनसंख्या विस्फोट होता जा रहा है। तो जनसंख्या विस्फोट जो है वो एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ता है तब की, जबकि आपका जो संसाधन है वो बहुत डिप्लीटिंग है, वो तो कम ही है ना, उतने है ना, उसका बढ़ने का रफ्तार उतना फास्ट नहीं है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इसका कारण क्या है, इससे फेमाइन, वार, इससे गरीबी आएगी, डीपॉपुलेशन होगा और आप एक चक्र में फंस जाइए। सच ए कैटास्ट्रॉफी inevitably has the effect of forcing the population to correct back to the lower more easily sustainable level। मतलब ये प्रकृति जानबूझ के ऐसा करती है। हर 100 साल में एक महामारी आएगी, उससे जनसंख्या जो विस्फोट है उसको मेंटेन करने के लिए मल्थुसियन लोग यहाँ पर काम करता है, क्योंकि संसाधन तो उतने ही है, तो उतने ही संसाधन को फिर से कैसे मैनेज किया जाए, तो कोई ना कोई या तो वार हो जाएगा। देखिए वार हो ही रहा है, यूक्रेन में वार हो गया, अभी बहुत जगह अकाल पड़ गया है, तो वहाँ भी बहुत लोग मरेंगे। महामारी के कारण कितने लोग काल के गाल में समा गए। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या मेंटेन करने का प्रकृति का एक तरीका है और जो बहुत हद तक सही भी दिख रहा है। हर 100 साल में एक ना एक महामारी आया है जिसने जनसंख्या को कुछ हिस्सा को चपेट में ले लिया है, और जो एक तरह से इसको विस्कस मतलब एक तरह से मल्थुसियन ट्रैप कहते हैं। Consider the following statement regarding the disaster response fund SDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के बारे में पूछा जा रहा है। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड was constituted based on the recommendation of the 14th Finance Commission. Central government contributes 50% to the SDRF and remaining 50% is provided from the state government. State government may use the funds available under this SDRF. State government may use the funds available for under the SDRF fund for the immediate relief to the victims of natural disaster that they consider to be disaster within the local context in states. दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी सी इज द थ्री आंसर। चूँकि SDRF का जो गठन किया गया था प्रत्येक स्टेट में, उसके लिए एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 13 फाइनेंस कमीशन, और स्टेट डिजास्टर जो रिस्पॉन्स फंड है उसका गठन जो है वो 13वें फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया गया था। फंडिंग पैटर्न समझ लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना 75% देती है स्टेट्स को और 90% यूटी को और स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स को। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो चीफ सेक्रेटरी के द्वारा हेडेड किया जाता है और वही डिसाइड करता है ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू दी फाइनेंशियल ऑफ द रिलीफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द SDRF। डिजास्टर जो है SDRF में क्या क्या कन्वर्ट किया गया है, कौन कौन सा शामिल है डिजास्टर, साइक्लोन, ड्राउट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, अवालॉन्च, क्लाउड बस्ट, पेस्ट अटैक, फ्रोस्ट, कोल्ड वेव्स। लेकिन लोकल डिजास्टर क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट में यूज़ अप टू 10%, केवल 10% का यूज़ इस्तेमाल कर सकती है जो SDRF के फंड में अवेलेबल है, ठीक है, इमीडिएट रिलीफ देने के लिए विक्टिम्स ऑफ द नेचुरल डिजास्टर दैट दे कंसिडर टू बी द डिजास्टर विद इन द लोकल कॉन्टेक्स्ट। लोकल कॉन्टेक्स्ट में कोई अगर डिजास्टर हो गया
तो उसको मदद करने के लिए 10% तो इस्तेमाल एसडीआरएफ का हो सकता है, which are not included in the notified list of the disaster. The Ministry of the Home Affairs, subject to the condition of the state government, has listed the state specific natural disaster and notified the clear the transparent norms and guidelines for such disaster with the approval of the state authority. स्टेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से इसका मतलब अनुमति मिलना चाहिए। मतलब जितने बताए गए जो डिजास्टर है एसडीआरएफ में, अगर उससे बाहर हो तब। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो एनडीआरएफ है उसका स्थापना एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा किया गया था, अभी तो बताया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 प्रोवाइड्स टू कलेक्ट एंड यूज द डोनेशन ऑफ द लोकल लेवल with mandatory audit provisions. NDRF is not answerable under the RTI Act. ऐसा कभी हो सकता है? देखिए, एक स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड एनडीआरएफ का गठन स्टेब्लिश किया गया था अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। तो एनडीआरएफ का गठन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत किया गया। एनडीआरएफ इज मैंडेट टू बी अकाउंटेबल। एनडीआरएफ को अकाउंटेबल होना, आंसरेबल होना, आरटीआई के तहत जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका जवाबदेही होना पड़ता है। क्योंकि एक पब्लिक अथॉरिटी है ना, तो ऑडिटेबल भी है, उसका ऑडिट होता है सीएजी के द्वारा। द डीएम एक्ट डीएम जो है वो एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ए डिजास्टर रिस्पांस फंड। डीएम एक्ट, इसके लिए एक डीएम एक्ट बनाया गया है, प्रोवाइडेड फॉर ए डिजास्टर रिस्पांस फंड, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल फंड्स beside the national level, and also to collect and use the donation at a local level with the mandatory transparency and audit provisions. Consider the following statement regarding National Disaster Response Fund. National Disaster Response Fund is located in the public account of the Government of India under the reserve funds not bearing interest. NDRF amount can be spent only towards meeting and the expenses for emergency response, relief and rehabilitation. The relief activities for the all calamities are monitored by the Ministry of Home Affairs. Not at all, not at all. 3 नंबर गलत है भाई, तो केवल और केवल 1 और 2 सही है। देखिए, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, इसका डेफिनेशन दिया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। एक ऐसा फंड है जिसको मैनेज किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ताकि जितने भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स होना चाहिए उसका मतलब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, रिलीफ देने के लिए, रिहेबिलिटेशन करने के लिए, जितने भी थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन अगर क्रिएट हो गया। एनडीआरएफ का जो कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, ए कॉन्स्टिट्यूटेड टू दी सप्लीमेंट द फंड्स टू द स्टेट डिजास्टर, ये एक तरह से सप्लीमेंट भी है स्टेट डिजास्टर फंड के लिए, of the state to facilitate the immediate relief in the case of calamities of the severe nature. NDRF amount can be spent only towards the meeting the expenses for the emergency response. NDRF के जो फंड है उसका इस्तेमाल केवल और केवल इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए, रिलीफ के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए किया जाएगा। द प्रोजेक्ट्स एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ मिटिगेशन, मेजर एम एट रिड्यूसिंग द रिस्क, इम्पैक्ट और इम्फैक्ट ऑफ द डिजास्टर और थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन। ए सेपरेट फंड, उसके लिए एक अलग फंड बनाया गया है। नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड हैज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। एनडीआरएफ इज फिनांस थ्रू दी लेवी ऑफ ए सेस ऑन सर्टेन आइटम्स। तो उसको पैसा कहाँ से, एनडीआरएफ में पैसा जो आता है ना वो सेस लगाया जाता है सर्टेन आइटम में, चार्जेबल टू एक्साइज, कस्टम ड्यूटी एंड अप्रूव्ड एनुअली थ्रू दी फिनांस बिल, और ये फिनांस बिल की तरह आता है। द रिक्वायरमेंट फॉर फंड्स बियॉन्ड व्हाट इज अवेलेबल अंडर द एनईआरएफ is met through the general budgetary resources. NDRF is located in the public account of the Government of India under the reserve funds not bearing interest. तो NDRF कहाँ पर पैसा है? NDRF का जो फंड होता है वो पब्लिक अकाउंट का हिस्सा होता है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द रिजर्व फंड्स, जिसमें कि कोई इंटरेस्ट नहीं उठता है, मतलब इंटरेस्ट नहीं मिलता है, नॉट बियरिंग इंटरेस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन under the Ministry of Agriculture monitor relief activities for calamities associated with drought हो, hailstorm हो, पेस्ट अटैक हो जाए, कोल्ड वेव आ जाए, फ्रॉस्ट का अटैक हो जाए, तो सब जो वाइल रेस्ट ऑफ द नेचुरल कम्युनिटीज
बाकी जितने भी होंगे सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत होंगे, लेकिन जो सूखा है, हेलस्ट्रॉम है, पेस्ट अटैक्स है, कोल्ड वेव है, या फिर फोर्स्ट, ये सब जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत आएंगे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट या फिर फॉलोइंग मैसेज ऑफ स्पेसिफिक डिजास्टर एंड रिलेटेड नोडल एजेंसी फॉर अर्ली वार्निंग इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फ्लड, सेंट्रल वाटर कमीशन। फ्लड्स जो है वो सेंट्रल वाटर कमीशन के तहत है क्या? नोडल एजेंसी पूछा जा रहा है, कौन कौन सा नोडल एजेंसी है, इसको सूचना देने के लिए है। सुनामी का नेशनल सेंटर, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विस। लैंडस्लाइड के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे। साइक्लोन के लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। 3 नंबर तो सही हमको सही लग रहा है, 4 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है, सब सही है। गाइडलाइंस इशू बाय द होम मिनिस्टर ऑन डिजास्टर वार्निंग। IMD has been designated as a nodal agency for early warning। देखिए IMD क्या क्या करता है, साइक्लोन, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर एंड इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज सुनामी के लिए, और सेंट्रल वाटर कमीशन फॉर ब्लड के लिए। बाढ़ आ गया तो सेंट्रल वाटर कमीशन। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज बीन मार्क एज ए नोडल एजेंसी फॉर इशूइंग अर्ली वार्निंग लैंडस्लाइड। अगर लैंडस्लाइड हो तो उसकी मामले को देखेगा GSI, वो सूचना देगा। स्नो एवलांच, स्नो हो, एवलांच हो, स्टडी एस्टेब्लिशमेंट फॉर द एवलांच एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉर हीट एंड कोल्ड वेव्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। CDRI के बारे में पूछा जा रहा है। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, it was launched by the World Bank in association with the Green Climate Fund. It aims to achieve the sustainable changes in the member countries' policy framework and future infrastructure investment. It will create a mechanism to assist countries to upgrade their capacity and practices with respect to disaster risk prevention. CDRI इसमें तो 2 और 3 सही है, क्योंकि कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है CDRI एक इंटरनेशनल कोएलिशन है, कंट्रीज़ का, यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज का, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स का, प्राइवेट सेक्टर का, एकेडमिया, इंस्टीट्यूशन, ताकि एक तरह से डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो पाए। भूकंप आएगा तो क्या वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो भूकंप के प्रति संवेदी सहनशील है कि नहीं? सुवेद होगा तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का? So its objective is to promote research, knowledge sharing in the fields of the infrastructure, risk management, standards, financing, recovery mechanism. It was launched by the Indian Prime Minister Narendra Modi at the UN Climate Action Summit सितंबर 2019। तो ये जो CDRI का स्थापना है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनिशिएट किया गया है। ठीक है, UN Climate Action Summit में। CDRI initial focus is on developing disaster resilience in ecological, social, economic infrastructure। इसका एम समझ लीजिए, सीधा सा बात है, अचीव ए सब्सटेंशियल चेंज इन द मेंबर्स कंट्रीज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड द फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट along with a major decrease in the economic losses suffered due to the disasters। तो डिजास्टर के कारण कितना भारी आर्थिक नुकसान होता है उसको कैसे कम किया जाए। It will create a mechanism to assist the countries to upgrade their capacity and practices with regard to the infrastructure development in accordance with their risk context and economic needs। The partnership will be working in the areas of the governance and policy, emerging technology, risk identification, estimation, recovery, construction, reconstruction, resilience standards and certification, finance, and capacity development, so on। Himalayan mountains are the example of subduction zone नोड एज कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस से बना है हिमालयन माउंटेन। देखिए हिमालयन माउंटेन
range and the Tibetan plate have formed as the result of the collision between the Indian plate and Eurasian plate, which began आज से लगभग समझ लीजिए 50 मिलियन ईयर्स एगो, और आज भी तो चल ही रहा है. हिमालयन आर स्टिल राइजिंग बाय मोर देन 1 सेंटीमीटर पर ईयर. हर साल 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ता जा रहा है उत्तर की तरफ. कंटिन्यूज टू मूव नॉर्थवर्ड्स टू इनटू द एशिया, which explain the occurrence of the shallow focus earthquakes in the region today. आजकल ये फोकस जो है ना अर्थक्वेक को कहीं ना कहीं जन्म देने वाला है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए फॉलोइंग फेयर, और मिलाना है माउंट एबू अरावली में आ गया क्या? माउंट एबू राजस्थान में है, तो अरावली, कंचनजंगा वेस्टर्न हिमालय, अनामुडी नीलगिरी, करेक्ट मैच. अनामुडी डोडा बेटा एक और एक, केवल एक. अनाईमोडी जो है ना वो लोकेटेड है अनामलाई हिल्स, एंड कंचनजंगा जो है ना वो ईस्टर्न हिमालय में पड़ता है, नॉर्थ वेस्टर्न, ईस्टर्न हिमालयस. Which of the following statement describe the radial drainage pattern? Radial drainage pattern मतलब जहाँ पर सभी नदियाँ जो होती है वितरित हो जाती है. When the river originated from a hill and flow in the all direction, फैल जाती है जाके. अमरकंटक का पठार देख लीजिए. जैसे द इम्पोर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न्स भारत में देखिए. ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग मतलब ब्रांचेज ऑफ द ट्री इज नॉन एज डेंट्रिक. अगर ट्री के जैसे फैला हो तो उसको डेंट्रिक एग्जाम्पल बोलते हैं. डेंट्रिक एग्जाम्पल जैसे कि रिवर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, जितने भी नॉर्थ इंडिया की जो नदियां हैं वो एक तरह से डेंट्रिक पैटर्न पे आधारित है, क्योंकि उत्तर भारत से जो नदियां निकलती है, चाहे कोई भी नदी पकड़ लीजिए आप, उसका बहुत सारा ब्रांच इधर उधर फैल गया है. व्हेन द रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ हिल, जब कोई एक नदी हिल से निकल के फैलती है सभी दिशा में तो उसको बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न. इस ड्रेनेज पैटर्न को रेडियल बोलते हैं, रेडियल. द रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अमरकंटक रेंज प्रेजेंट अ गुड एग्जांपल ऑफ इट. व्हेन द प्राइमरी ट्राइब्यूटरीज, जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज होती है ऑफ द रिवर्स, फॉलो ए फ्लो पैरेलल टू ईच अदर्स. मेन नदी की अगर सहायक नदियाँ जितनी भी सब एक दूसरे के पैरेलल बहे, and the primary tributaries of the river flow parallel to each others, the secondary tributaries join और जाके वो 90 डिग्री में मिलती है, join the right angles, that pattern is called parallel. ये parallels है. when the rivers discharge their waters from all direction in a lake, अब मानते सभी दिशाओं से नदियाँ आके एक जगह इकट्ठा हो जाती हो तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल. स्वाभाविक है, सेंट्रीपीटल का मतलब होता है केंद्र की तरफ. Which of these region you are the most likely to find a plant with breathing roots? तो सदा भी सब बहुत इजी क्वेश्चन है कोस्टल एरिया में. कंपेयर टू द अदर प्लांट्स, मैंग्रोव जो है ना वो डिफर है विजुअली, स्पेशली बाय देयर फेमस एंड टिपिकल एरियल रूट्स, एंड बायोलॉजिकली थ्रू द एबिलिटी टू ग्रो इन द सेलाइन एरियाज. एरियल रूट्स आर रूट्स विथ abilities such as enabling primary gas exchange in oxygen poor soil. जहाँ पर पुअर नहीं, वहाँ पर जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पर भी वो अपने आप को स्टेबल बना लेता है. What reason can explain more number of debris avalanche in the Himalaya as compared to the Western Ghats? कंपेयर करिए तो आखिर ये हिमालय के क्षेत्र में अवलंच ज़्यादा होता है, वेस्टर्न घाट्स में नहीं होता उतना. वेस्टर्न घाट कठोर पठार से मिलकर बना ना, चट्टानों से मिलकर बना. प्रायद्वीप पठार है, चट्टान, पुराना पठार है सब. और ये कोई, जबकि जो अगर बात करें हिमालयन रीजन का तो वहाँ पर डेब्रिज, वहाँ पर नदियों तरह बहा बहा कर लाया गया, वहाँ पर पिछल जाता, सब धो देता पानी वहाँ पर, क्योंकि हिमालय टेक्नोकली एक्टिव तो है नहीं. यह है टेक्नो या टेक्टोनिकली एक्टिव तो है. स्लोप्स आर वेरी स्टीप इन हिमालय एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न घाट्स. Himalayas are mostly made of metamorphic and igneous rock which are not stable, sedimentary, not a madam. एक और दो. In our country, debris
एवलांच, जो बड़ा-बड़ा एवलांच होता है, मट्टी का धँसाव बोलिए या पूरा का पूरा लैंडस्लाइड ही हो जाता है, अकर वेरी फ्रीक्वेंटली इन हिमालयाज़। अभी देखते होंगे, अभी तो उत्तराखंड में क्या हो रहा है, ज़मीनें धँस जा रहा है, ठीक है। देयर आर मेनी रीज़न फॉर दिस। पहला रीज़न है कि हिमालयस जो है ना, वो पूरे तरह से टेक्टोनिकली एक्टिव है अभी। दे आर मोस्टली मेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, वो सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं एंड अनकॉन्सोलिडेटेड है। सेडिमेंट्री है, अनकॉन्सोलिडेटेड, ठीक से भी जमा भी नहीं है, मतलब एंड सेमी कॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स है। द स्लोप्स आर वेरी स्टीप्स, एक तो स्लोप इसका बहुत ही खैराना कदम। कंपेयर टू द हिमालयस, अगर बात करें नीलगिरी बॉर्डरिंग तमिलनाडु में जो है, चाहे नीलगिरी बॉर्डरिंग का तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, वेस्टर्न घाट्स along the west coast are relatively tectonically stable है ये, and are mostly made of very hard rocks. But still, debris avalanches and landslide occur, though not as the frequently as Himalaya in these hills due to the very heavy rainfall. यहाँ पर होता है ना, वो वेरी हैवी रेनफॉल के कारण होता है, वहां पर होता है ना, वो तो कुछ कारण ही अलग है। Consider the following statement regarding Rossby waves. They are the type of inertial waves naturally occurring in the rotating fluids, मतलब rotating fluids की तरह से rotate करता है। In a planetary atmosphere, they are due to the variation in the Coriolis effect with latitude. Yeah, of course, दोनों के दोनों सही है। रोजवी वेव्स ऑल्सो नॉन एज प्लेटनरी वेव्स, इसको ग्रही वेव्स भी कहते हैं, तरंगे, ग्रही तरंगे। दे आर द इनर्शियल वेव नेचुरली अकरिंग इन रोटेटिंग फ्लूइड्स, ये रोटेटिंग फ्लूइड्स में उत्पन्न होते हैं, अकरिंग इन रोटेटिंग फ्लूइड्स। दे आर फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय कार्ल गस्टफ आर्विड रोजवी। दे आर ऑब्जर्व दैट इन द एटमोस्फेयर एंड ओशियन ऑफ द प्लैनेट्स ओइंग टू द रोटेशन ऑफ द प्लैनेट, जब धरती घूम रही है तो एटमॉस्फेयर में जो ओशियन है और एशियन में जो देखते हैं रोजवी। द मियांडरिंग जेट स्ट्रीम, वो जेट स्ट्रीम जो मियांडर की तरह घूमता है, मियांडर मतलब समझती हैं आप, मियांडरिंग जेट स्ट्रीम आर ऑल्सो कॉल्ड रोजवी वेव्स। रोजवी वेव्स आर नेचुरल फेनामेनन इन द एटमॉस्फेयर एंड आर ओशियन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। देखिए, ये जो आकाश में होता है ना वो, और जो एटमॉस्फेयर में होता है, वो दोनों जो है ना, वो एक तरह से कहा मान सकते हैं अब इसको प्राकृतिक प्रदत्त है। रोजवी वेव्स आर नेचुरल फेनोमेनन इन द एटमॉस्फेयर एंड ओशियन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, ये पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। इन प्लेटनरी एटमॉस्फेयर they are due to the variation in the Coriolis effect when the temperature contrast is low, speed of jet stream is low, Coriolis force is big, leading to the meandering with latitude. Rossby waves are formed when the polar air moves towards the equator, जब polar air जो होता है मूव करता है इक्वेटर की तरफ, while tropical air, जबकि tropical air जो है मूविंग करता है पोलवाट की तरफ, तो एक तरह से चक्का बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ से आपको पोलर पोलर एयर से ठंडी हवाएं आती है, इक्वेटर से गर्म हवाएं ऊपर जाती है, तो इस तरह से एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना। द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वेव्स एक्सप्लेन लो प्रेशर सेल्स, साइक्लोन्स, हाई प्रेशर सेल, एंटी साइक्लोन, ये देख लीजिए, वार्म ट्रॉपिकल, कोल्ड पुअर, रोजी वेव्स का फॉर्मेशन, जेट स्ट्रीम का योगदान, इस तरह से। वेव डेवलप्स, कोल्ड एयर ऑक्युपाइज थ्रो लो प्रेशर, waves are pinched off, forming cyclone of cold air. ये देखिए cyclone वाला warm tropical air. Consider the following statements. Frost form on old surface या on cold surface when the condensation takes place. ये जो frost बनता है वो old surface when condensation takes place below the freezing points, जब कंडेंसेशन फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे पे हो जाए तब। The difference between the mist and the fog is that the fog contains more moisture than mist. Mist are frequent over mountains as the rising warm air up
The slope meets a cold surface. Which of the above is correct? एक और तीन सही है. Frost. Frost form on cold surfaces when condensation takes place below freezing points. The dew point is at below the freezing point. The excess moisture is deposited in the form of minute ice crystals instead of water droplets. The ideal condition for the formation of white frost are same as those of the formation of dew, except the air temperature must be at the below the freezing point. Fog और mist में अंतर देखिए. When the temperature of an air mass containing large quantity of water vapors, when the temperature of an air mass containing a large quantity of water vapor falls of the sudden, fall of a sudden, अचानक अगर गिर जाए टेम्परेचर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर मास का, वाटर वेपर का, और उनका टेम्परेचर धड़ाक से गिर जाए, तो कंडेंसन टेक्स प्लेस विद इन द इटसेल्फ on the fine dust particles. So fog is a cloud with its base at or very near to the ground. तो fog जो होगा ना धरती के बहुत नजदीक बनेगा, जिसका बेस बहुत नीचे होगा. Because of the fog and mist, the visibility becomes zero, poor. In urban and industrial centers, smoke provides plenty of nucleic, which helps the formation of fog and mist. Such a condition when the fog is mixed with the smog is described as a smog. Fog मिल जाएगा जब गंदी चीज़ों के साथ, तो स्मोक कहलाएगा. Only differences between the mist and fog is that the mist contains more moisture. Mist जो है ना वो more moisture contain करता है than fog की तुलना में. In the mist, each nucleic contains a thicker layer of moisture. तो मिस्ट में जो न्यूक्लिक होता है, चाहे धूल के कण ही क्यों ना हो, उसमें नंबर ऑफ जो मॉइस्चर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं देन द फॉग. मिस्ट आर फ्रिक्वेंटली ओवर करता है माउंटेन्स के ऊपर एज राइजिंग वार्म एयर ऑफ एंड स्लोप्स मीट्स कोल्ड सरफेस. फोक्स आर ड्रायर, सूखा होता है देन द मिस्ट. They are prevalent where warm currents of air come in contact with the cold currents. Courage is being afraid but going on anyway. Thank you.